आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो है 26 नवंबर 2024 का ALP का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट में ये पेपर हुआ था जिसमें क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन के थ्रू उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपको आने वाले आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक समबाहुभुज में 20 विकर्ण हैं तो इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो किसी भी बहुभुज में विकर्ण की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, वो होता है n ब्रैकेट में n-3 डिवाइडेड बाई होता है 2। ये होता है विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ पे n जो है वो भुजा की संख्या है। तो यहाँ पे देखिए आपको विकर्ण की संख्या दे दिया है 20, यानी इसका मान 20 के बराबर दिया है। यहाँ से n का मान यानी भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा n ब्रैकेट में n-3 और इस 2 का इधर गुणा होगा तो 20 दूना के 40 हो जाएगा। अब 40 को 2 ऐसे भागों में तोड़िए जिनका अंतर 3 हो, तो हम 40 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 5 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर 3 है, तो यानी कि n का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। आप इस फार्मूले पर डायरेक्ट वैल्यू भी रख के चेक कर सकते हैं। जैसे n की वैल्यू अगर 5 हम रखेंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे 2, 5 दूना के 10/2 करेंगे तो 20 नहीं आएगा। इसी तरह बाकी अन्य जो वैल्यू दी हैं उनसे भी आप इस फार्मूले पर रख के वैल्यू चेक कर सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1 से 70 तक जिसमें दोनों संख्याओं को शामिल करना है। इसका मतलब क्या है कि 1 को भी शामिल करना है और 70 को भी शामिल करना है। कितनी प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 7 होगा। तो सबसे पहले जिस संख्याओं के इकाई के स्थान पे 1 है उसको हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ये संख्याएं होंगी जिनके इकाई के स्थान पे 1 होगा। इसी तरह अगर हम 7 का देखेंगे तो इसी तरह 7 का जितनी बार 1 आया है उतनी बार क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो 1 देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 बार 1 आया है, तो 7 बार क्या होगा 7 भी इकाई के स्थान पे आएगा। तो टोटल कितनी हो जाएंगी 14 संख्याएं हो जाएंगी जिनके इकाई के स्थान पे या तो 1 आएगा या तो 7 आएगा। और प्रतिशत पूछ रहा है तो टोटल जो संख्याएं होंगी वो कितनी संख्याएं होंगी, तो 1 से लेकर 70 तक जो संख्याएं होंगी वो टोटल 70 होंगी। तो 70 से क्या करेंगे भाग देंगे। प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 14 5 70 और 5 से 100 में भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा 20, यानी 20% ऐसी संख्याएं होंगी 1 से लेकर 70 तक जिनके इकाई के स्थान पर या तो 1 आएगा या तो 7 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए प्रेक्षणों आपको दिया गया 39 49 59 60 70 80 90 93 और 90 का समांतर माध्य क्या होता है। तो समांतर माध्य क्या होता है कि सारे पदों को जोड़ लीजिए और पदों की जो संख्या है उससे भाग दे दीजिए तो समांतर माध्य निकल के आ जाता है। ठीक है, ये तो बेसिक तरीका है। आप इस तरीके से क्या करेंगे, सारी जो संख्याएं दी गई हैं जो दिए गए प्रेक्षण है उनका हम सम निकालेंगे और जितने भी प्रेक्षण है उससे हम भाग देंगे। लेकिन हम इस तरीके से नहीं निकालेंगे। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो हम ये मान लेंगे कि जो सारी संख्याएं हैं वो हम अगर देखेंगे तो ये 70 के इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो हम मान लेते हैं कि उन सारे प्रेक्षणों का समांतर माध्य क्या है 70 है। ये हम माने हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये हम माने हैं। तो हम देख लेते हैं कि बाकी संख्याएं इससे कितना कम या अधिक है। तो 39 70 से कितना कम है, तो 40 और 3 70 यानी 31 कम है। ये कितना कम है, तो 50 और 20 21 कम है। ये कितना कम है, तो 11 कम है। ये कितना कम है, तो ये 10 कम है। कम वाली संख्या इधर हमने लिख ली है। ठीक है, अब ये अधिक, तो ये 10 अधिक है। ये कितना अधिक है, तो 70 और 20 90, ये 20 अधिक है। और ये कितना अधिक है, तो 70 20 90 और 3 23 अधिक है। और ये कितना अधिक है, तो ये भी 20 अधिक है। ठीक है, तो ये अधिक हैं और ये हैं आपकी कम संख्याएं। तो अब बस क्या करेंगे कि इनको घटा लेंगे। तो ये देखिए 10 से 10 कट जाएगा और 20 है तो इस 20 को इस 21 से कट करिए तो यहाँ पे 1 बचेगा। 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस 12 को इस 20 से कट दें तो 8 यहाँ पे बचेगा। तो इधर क्या बचेगा, तो 23 में 8 जोड़ेंगे तो 31 बचेगा और इधर भी 31 है, यानी ये कट पीट के 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब जो हमने माना है वही इन संख्याओं का क्या है समांतर माध्य है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इन सब को ऐसे करने के बाद से अगर मान लीजिए 4 5 6 या -3 -2 अगर ऐसा कुछ आता तो ये जो हमने माना इसी में से अगर प्लस में आता तो जोड़ देते, अगर माइनस में आता तो घटा देते। ठीक है, और अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप इन सारे प्रेक्षणों को जोड़ लीजिए, तभी भी आपका आंसर वहीं आएगा। तो जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 3
और 3 और ये 9 9 9 9 27 और 3 30 हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, 9 18 29 27 और 27 और 8 कितना हो जाएगा 35 और 35 और 3 38 38 और 7 45 45 6 51 51 और 5 56 4 60 और 3 63 हो जाएगा ये। और टोटल संख्याएं हम गिन लेते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल संख्याएं हैं। तो 9 से भाग देंगे तो 9 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार, यानी 70। इसका क्या निकल के जाएगा समांतर मार्ग। तो आप जिस भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें आपका आंसर 70 ही आएगा। ये मैं तरीका इसलिए बताया हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ वैल्यू ऐसी दे दी जाती है जिनको जोड़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये वाला जो मान के हम समांतर माध्य सॉल्व करते हैं वो आसान रहता है एज कम्पेयर टू इन सारी संख्याओं को जोड़ के और उससे भाग देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पे जो प्राप्त संख्या है उनका योगफल आपको 99 दिया है। यदि संख्या के अंकों में 5 का अंतर है तो 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो ये तरीका है जो बेसिक अप्रोच है। आप मान लीजिए कि वो संख्या 10x + y है, अगर इकाई का स्थान y मानते हैं, दाई का स्थान x मानते हैं, तो वो संख्या 10x + y हो जाएगी। पलटने के बाद वो संख्या मिलेगी आपको 10y + x मिलेगी। आप इन दोनों को जोड़ें, उसके बाद से 99 के बराबर करें और यहाँ से x + y की वैल्यू समथिंग कुछ करके आएगी। और ये जो दूसरा इक्वेशन दिया है कि x और y में अंतर है 5 का, फिर x का मान निकालें, वो आप एक बेसिक तरीका होता है, आप उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। पर इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका वो है आपका ऑप्शन। आप ऑप्शन पे जाइए और ऑप्शन से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि उन संख्याओं में जो अंतर है अंकों में वो 5 का है, तो देख लेते हैं 5 का अंतर किस में है। तो देखिए 18 में 5 का अंतर नहीं है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। बाकी सब में 5 का अंतर है तो बाकी जो संख्याएं होंगी वो हो सकती है। ठीक है, अब देखिए अगर ये 16 है तो इसको पलटने पे 61 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 99 नहीं प्राप्त होगा, तो ये भी नहीं होगा। ये 83 है, इसको पलटेंगे तो 38 हो जाएगा, और 83 में 38 जोड़ेंगे तो 99 से अधिक हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, वो 27 बचेगा। तो 27 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 27 को अगर पलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, और 72 में 27 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 99। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप ऑप्शन से करें। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर और शेष का 70% घरेलू खर्च पर व्यय करता है। यदि वह इसके बावजूद भी 1800 बचाता है तो उसकी कुल आय कितनी है। मैं मान लेता हूं कि संजय का जो आय है वो 100 है। ठीक है, तो 20% किराए पे खर्च कर देता है तो अब उसके पास बचेगा कितना, तो 80 बचेगा। आगे कह रहा है कि शेष का 70% घरेलू खर्च पे कर देता है, तो 70% घरेलू खर्च पे कर दिया तो बचेगा 30%। तो इस 80 का हम 30 निकाल लेंगे तो 30 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, यानी 8 तिहाई 24, यानी इस 24 यूनिट जो है वो उसकी सेविंग निकल के आ गई। और इस सेविंग को किसके बराबर दिया है, 1800 के बराबर दिया है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा। 6 से कट कर देंगे तो 6 चौको 24, 6 तिहाई 18, और 4 से कट करेंगे तो 25 चौको होता है 100, 3 बार है तो 25 तिहाई 75 हो जाए, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 75 निकल के आ गई। और आपसे पूछ क्या रहा है कि कुल उसकी आय, तो हमने कुल आय 100 माना था, तो 1 यूनिट की 75 है तो 100 की कितनी हो जाएगी 7500 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बना सकता है और रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में बना सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करते तो वे उसी तरह की 14 कुर्सियां कितने दिन में बना लेंगे। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अगर जग्गू को मैं जे से करता हूँ तो जग्गू जो है वो 3 दिन में कितनी कुर्सी बना लेता है 1, और इसी एक कुर्सी को रब्बू को बनाने के लिए कितने दिन लगते हैं 4। तो यहाँ से जग्गू और रब्बू की क्या निकल के आ जाएगी, इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ जाएगा, जो कि 4/3 हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि अब ये एक कुर्सी नहीं, इस तरह की कितनी कुर्सियाँ 14 कुर्सी, यानी इस एक की जगह पे 14, तो टोटल काम निकाल लेंगे। तो देखिए जग्गू की इफिशियंसी है 4, तो 4 गुणे 3 और गुणे 1 की जगह पे अब 14 हो गया तो 14 रख देंगे। अब इस टोटल काम को अब कितने से कराना है, तो दोनों मिल के, तो जग्गू की एफिशिएंसी है 4 और रब्बू की है 3, दोनों मिलेंगे तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 7। 7 से कराने में कितने दिन लगेंगे, तो सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 7 दूना के 14, 3 दूना के 6 और 6 में 4 का गुणा करेंगे तो
24 दिन लगेगा इन दोनों को मिल के 14 कुर्सियाँ बनाने में, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करिए। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले बोर्ड मास हमने पढ़ा है, सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं, उसके बाद से डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद से प्लस या माइनस दोनों में से किसी को। तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12, फिर गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 और 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितनी अवधि में दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई राशि 1 है उस पर 10% अगर लग रहा है, n समय पूछ रहा है कितनी अवधि के लिए, डिवाइडेड बाई 100, तो ये दोगुनी हो जाए मतलब उस पर 1 रुपये का ब्याज लग जाए, तभी तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से n का मान निकाल देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 10 का 1 में गुणा करेंगे तो n का मान 10 वर्ष आ जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया है 4 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन 2 क्रमिक छूटों को निरूपित करता है जो 84% की एकल छूट के बराबर है। तो यहाँ पे हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला होता है कि a प्लस बी और प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100 होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम ध्यान से ऑप्शन को देखें तो सभी को जोड़ने पे 100 आ रहा है, तो हम इस तरीके से नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट बस ये देखेंगे कि ए बी बटा 100 करने पे किस में क्या हो रहा है, 100 से कितना कम हो रहा है, तो 16 कम हो रहा है। तो ए बी बटा 100 करने पे 16 किस में आ रहा है, तो कर लेते हैं। तो देखिए इसमें अगर गुणा करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। इसमें गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो 7 है 21 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसमें गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24, 42 और 56 का एलसीएम ज्ञात करिए। एलसीएम मतलब क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 24, 42 और 56 से विभाजित हो उसको हम 24, 42 और 56 का एलसीएम कहते हैं। तो एक तरीका है कि आप एलसीएम इसको निकालें, पर मैं उस तरीके को एग्ज़ाम में सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा समय आपका लग सकता है। तो आप क्या करेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल से आप चेक करेंगे। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल से कैसे चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर वो 24 से विभाजित हो जा रही है वो संख्या, तो इसका मतलब जो इसके फैक्टर होंगे उससे भी विभाजित हो जाएगी। तो 24 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब क्या होगा कि इसको 4 से भी कटना चाहिए। तो हम देखते हैं 4 से कौन कट रहा है। तो देखिए ये पहली वाली संख्या 4 से विभाजित, अगर नहीं, मैंने बताया कि इकाई दहाई से जो बनी संख्या होगी वो 4 से अगर विभाजित होती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो ये पहला 4 से विभाजित हो सकता है, ये हो सकता है आंसर। दूसरा देखते हैं तो 4 से ये विभाजित नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता है। 18 भी 4 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। ये आपका 4 से 68 है, 4 कम 4 2 28, 4 7 28, बिल्कुल 4 से विभाजित हो सकता है। यानी कि हमने 2 आंसर एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए कि 42 में एक फैक्टर है 7, यानी कि हम देख लेते हैं कि दोनों में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित हो जा रही है। तो 7 से अगर इसको कट करेंगे तो 7 कम 7 11 और 7 कम 7 4 46, 7 से ये नहीं कटेगा। तो जब ये तीनों संख्याएं नहीं कटेंगी तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप डिविजिबिलिटी रूल से जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन को एलिमिनेट करिए और आप अपने आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप चाहें तो इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका होता है, इसको फैक्टर के रूप में तोड़ते जाइए, तो ये हो जाएगा 7 × 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 6 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 8 × 3 हो जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ा फैक्टर 8 आ रहा है, तो हम 8 को लिख लेंगे। फिर ये देखिए 3 यहाँ पे आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो 3 लिख लेंगे और 7 लिख लेंगे। तो ये इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो 7 त्रिक 21 और 21 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। तो आप जिस भी तरीके से चाहें उस तरीके से आप एग्जाम में लगा सकते हैं, बस आंसर सही होना चाहिए। अगर थोड़ा समय लगे तो बेशक आप समय लें, पर आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहे एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में और धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में जो समय लग रहा है वो दोगुना समय लगता है। तो पूछ रहा है कि धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल क्या होगी। तो मैं मान लेता हूं कि जो धारा की जो चाल है वो x है। धारा के अनुकूल नाविक की चाल क्या हो जाएगी, 3 + x हो जाएगी, और धारा के विपरीत नाविक की चाल क्या हो जाएगी, 3 - x हो जाएगी। धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो वो लगेगा 50/3 + x होगा।
धारा के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा, तो 50/3 माइनस x लगेगा। अब इतना जो समय लग रहा है प्रतिकूल में वो अनुकूल समय का 2 गुना है, तो बस इसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 का इधर गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 माइनस 2x बराबर हो जाएगा 3 प्लस x के, और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 1 निकल के आ जाएगी, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगी धारा की चाल हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है कि धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल, तो प्रतिकूल हमने चाल 3 माइनस x माना है और x की वैल्यू 1 रख देंगे, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 7 है तो k का मान आपको बताना है। बहुलक का मतलब होता है कि जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आया है उसको बहुलक बोला जाता है। तो क्वेश्चन में दे ही दिया है कि आंकड़ों का बहुलक 7 है, इसका मतलब 7 की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी। तो देख लेते हैं कि 2k+1 जो है इसकी वैल्यू 7 के बराबर होनी चाहिए, तो 2k+1 इसको हम 7 के बराबर कर देंगे, तो ये 1 जब उधर जाएगा तो 2k की वैल्यू हो जाएगी 6, यहाँ से k की वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी, इसका मतलब k का मान क्या हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 297 में 303 का गुणा करने के बाद इसका मान कितना होगा। तो ये दोनों संख्याएं किसके करीब है, तो ये 300 है, तो इसको लिख सकता हूँ 300 माइनस 3 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 300 प्लस 3 लिख सकता हूँ। अब ये देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, फॉर्मूले पर रख देंगे, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा, और ये 0 2 बार है तो 4 बार हो जाएगा, तो 4 लिख देंगे, और इसमें 3 × 9 घटा देंगे, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो घटाएंगे तो 10 में से 9 जाएगा 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 9 8, यानी ये हो जाएगा 89,991। तो 89,991 ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी को 20% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है। तो हम लिख लेते हैं ए जो है वो बी को बेच रहा है 20% लाभ पे। आगे कह रहा है बी इसे 25% के लाभ पर सी को बेचता है, तो ये सी को बेच रहा है 25% के लाभ पे। यदि सी 1500 रुपये का भुगतान करता है तो ए ने इसके लिए कितने भुगतान किए थे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ए 100 रुपये में वो खरीदा था, तो 20% के लाभ पे बेच रहा है, इसका मतलब 120 में बी को बेचा होगा, और जो बी है वो सी को 25% के लाभ पे बेचता है, तो 120 का क्या कर देंगे हम 25% निकाल देंगे, तो 25% अधिक मतलब क्या हो जाएगा 125/100 हो जाएगा, और बस इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 × 5 = 125, 25 को 100 4 से कट करेंगे 30 बार जाएगा, इसे 30 का 5 में गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा, यानी सी इसको 150 रुपये में लेता है, और इसकी वैल्यू 1500 के बराबर है, तो कितने गुना है, तो 10 गुना है। तो ये भी ए जो लिया होगा वो 100 में ना लेके इसका भी 10 गुना हो जाएगा, तो 100 का 10 गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा, यानी ए इसको कितने रुपये में भुगतान किया होगा, तो 1000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेड़ टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरता है कि उसका ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। यदि पेड़ की मूल ऊंचाई 24 मीटर थी और यह जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है, तो यह किस ऊंचाई से टूटा है। तो मान लीजिए कि ये पेड़ है, ठीक है, और ये पेड़ यहाँ से मान लीजिए ये टूट गया है, कुछ ऐसे टूटा है, और इसकी जो इनिशियल जो ऊंचाई थी वो दी है 24 मीटर दिया। अब ये टूटने के बाद से जब जमीन से जुड़ रहा है तो 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, अगर मैं इस वाली लंबाई को और इस लंबाई को दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो पूरे पेड़ की लंबाई निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये अगर ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। लंब और कर्ण किसका अनुपात होता है, तो साइन थीटा का। तो यहाँ से हम निकाल देंगे साइन 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब, यानी इसको अगर x मानूँ इसको अगर y मानूँ तो ये हो जाएगा x/y हो जाएगा। तो साइन 30 अंश का होता है 1/2। यहाँ से x और y के बीच में जो अनुपात निकल के आ गया वो निकल के आया 1:2। तो इन दोनों को जोड़ दें तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और इस 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 24। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 3/24 8 हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस ऊंचाई से टूटा है, यानी x का मान आपसे पूछ रहा है, और x का मान हमने माना कितना है, तो वो हमने 1 माना है, तो इस 1 की वैल्यू 8 आ गई है, तो इसका मतलब 8 मीटर की ऊंचाई से टूटा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है
एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो 5 घंटे में 275 किलोमीटर चल रही है, तो इसकी हम क्या निकाल देंगे, स्पीड निकाल देंगे। तो स्पीड बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। 5 से कट करेंगे तो 5 पचे 25, 2 25, 5 पचे 25, यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी इनिशियल स्पीड निकल के आ गई। अब कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए, तो 55 में से 5 घटा देंगे तो अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और इस स्पीड से कितनी दूरी तय करना है उसको, 250 किलोमीटर। तो लगने वाला समय क्या हो जाएगा, 250 और बटा स्पीड क्या है, 50 है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 5 से कट करेंगे 25 को तो 5, यानी 5 घंटा अब उसको समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलों के रूप में ढाला जाता है, तो ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो डायरेक्ट इसके लिए करिए 4/3 पाई आर क्यूब, वैसे आयतन होता है गोले का, लेकिन हम 4/3 पाई नहीं करेंगे क्योंकि बड़े और छोटे दोनों वाले गोले में 4/3 पाई कॉमन आएगा, तो ये ऊपर से और नीचे से कट जाएगा, इसीलिए हम 4/3 पाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, तो 12 को 3 बार लिख दीजिए, 12 × 12 × 12 और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2 को 3 बार लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर लिए, 2 से कट करेंगे तो 6 बार, 2 से कट करेंगे 6 बार, 2 से कट करेंगे 6 बार, और इस 6 का 3 बार गुणा करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। यानी कि ऐसे 216 गोले बनाए जा सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है, आपको नीचे जो आलेख दिया गया है उसमें सप्ताह के 6 दिनों के लिए एक कारखाने में टीवी सेट के दैनिक उत्पादन को दर्शाया गया है। ये आपके दिन हैं और ये टीवी का जो उत्पादन संख्या है उसको दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोमवार और मंगलवार को मिलाकर टीवी सेट की कितनी इकाइयों का उत्पादन किया गया। तो सोमवार ये रहा, मंगलवार ये रहा, इसका उत्पादन 300 है, इसका उत्पादन 200 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट में होता है h प्लस आर होता है। चूँकि आंसर सारे पाई में दिए हैं इसलिए पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, तो 2 पाई × आर की वैल्यू दिया है आपको 7, और h प्लस आर करेंगे तो 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए तो 7 गुना के 14 पाई हो जाएगा इंटू 19 हो जाएगा, 19 चौक 76, 7 हो जाएगा, 19 कम 19 और 7 26, यानी 266 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या निकल के आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.002 गुणे 0.5 का सरलीकृत मान क्या करिए। तो डायरेक्ट अब क्या करिए कि देख लीजिए कि दशमलव कितने स्थान पे है। तो देखिए इधर 3 स्थान पे है, इधर 1 स्थान पे है, यानी 4 स्थान पे दशमलव लगना चाहिए, लेकिन 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 से 4 स्थान दशमलव लगा दीजिए। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए और देख लीजिए ये किस ऑप्शन में दिया है। तो 0.001 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A/B 3:2 दिया है और B/C 3:2 है, तो आपसे A/B/C पूछ रहा है। मैं इस तरीके को क्वेश्चन करा चुका हूँ, और इन क्वेश्चन को करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है कि आप लिख लीजिए A/B/C लिख लीजिए। A और B के बीच अनुपात दिया 3:2, B और C के बीच में अनुपात दिया 3:2। जो भी खाली स्थान है उसको बगल वाली वैल्यू से भर दीजिए। तो यहाँ पे खाली है तो उसको बगल यानी कि 3 से भर दीजिए। अब बस इसका गुणा कर लीजिए, तो ये जाएगा 3 × 9, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4। ये इसका क्या निकल के आ जाएगा, A/B/C निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 9 6 4 3 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 26 नवंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में ALP का पेपर हुआ था उसमें क्वांट के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को एक एक करके हमने सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
आप अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। हम इसी तरीके से जितने भी आरआरबी द्वारा संचालित परीक्षाएं हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एएलपी हो, सारे पेपर को एक एक करके इस चैनल पे सॉल्व करके अपलोड किया जा रहा है, तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।